नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की सुर्खियों पर। रूस का सफल दौरा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ऑस्ट्रिया। वियना एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ ही भारतीय समुदाय से होंगे रूबरू। मॉस्को में लिखी गई भारत रूस दोस्ती की नई इबारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा सहित सभी अहम मुद्दों पर चर्चा। पुतिन ने दोनों देशों की मित्रता को बताया बेहद रणनीतिक साझेदारी। रूस की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संवाद और कूटनीति से शांति तक पहुंचने का संदेश। कहा, बम, बंदूक और गोलियों के साथ संभव नहीं है शांति। आतंकवाद का भी उठाया मुद्दा। आतंकवाद के किसी भी प्रारूप को बताया अस्वीकार्य। प्रधानमंत्री ने रूस के सामने मजबूती से उठाया गुमराह कर रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीयों का मुद्दा। रूस ने इन भारतीयों को जल्द कार्यमुक्त करने का दिया आश्वासन। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रूस संबंधों में शानदार योगदान के लिए दिया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। प्रधानमंत्री ने बताया सभी भारतीयों का सम्मान। मॉस्को में टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर स्मारक पर प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। रोसाटॉम पवेलियन जाकर परमाणु अनुसंधान का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं भारत रूस के रिश्ते। रूस में 2 नए महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा। तमिलनाडु में दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भाजपा आक्रामक। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने स्टालिन सरकार पर साधा निशाना। राज्य बसपा प्रमुख आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट के बाद एक्शन में योगी सरकार। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित। रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन और सत्संग आयोजकों को ठहराया गया है जिम्मेदार। भारतीय क्रिकेट के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के हेड कोच। बीसीसीआई ने की घोषणा। 2027 तक रहेगा गौतम गंभीर का कार्यकाल। राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं, जहां वियना हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया गया। ये 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलतावाद में विश्वास करते हैं। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बम, बारूद और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती। उन्होंने बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट के समाधान की वकालत की। भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी
सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासिबा। भारत सबके हित और विकास की बात दुनिया के सामने दृढ़ तरीके से रख रहा है। मॉस्को क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ सम्मेलन स्तर की वार्ता के समय प्रधानमंत्री ने भारत की स्पष्ट नीति को दोहराया। रूस यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भारत के नजरिए पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी आभार जताया। जो यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। वैश्विक विकास के लिए सहयोग और संवाद कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इसे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के वक्त भी रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत विश्व की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस भारत के बीच 22वां वार्षिक सम्मेलन वैश्विक व क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान, विकास और विश्वास की ओर अपनी अहमियत रखता है। दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के मजबूत साझेदार बने रहने की दृढ़ता तो दोहराई, वहीं आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इसी कड़ी में भारत ने 2 नए काउंसुलेट रूस के कजान और युकातोरिनबुर्ग में खोलने की घोषणा की है। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने मॉस्को स्थित रशियन एग्जीबिशन सेंटर में रोस्तम पवेलियन देखा। ये पवेलियन साइंस, तकनीक और एटॉमिक रिसर्च मॉडल का एक बड़ा सेंटर है। प्रधानमंत्री ने यहाँ परमाणु ऊर्जा का उपयोग असन्य क्षेत्र जैसे कृषि, चिकित्सा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में करने की संभावनाएं और तकनीक की विस्तार से जानकारी ली। मॉस्को से अरुण और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल द फर्स्ट काल प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को सभी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट गॉड का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों से मिले सम्मान में से खास है। यह उन्हें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्रों में से भी एक हैं। भारत रूस की मित्रता का ये नया दौर राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में और भी प्रगाढ़ हुआ है। आपके साथ भी करीब करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। क्रेमलिन में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में जब पीएम मोदी पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जो अटूट मित्र के रूप में दोनों नेताओं की बानगी को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस में भले तापमान माइनस में चला जाए, लेकिन भारत रूस की दोस्ती हमेशा
प्लस में रही है। मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। वहीं मॉस्को के एटम पवेलियन में मोदी पुतिन की बॉन्डिंग का नजारा दुनिया के देशों के लिए बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर को देखा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ रहे। प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बारीकी के साथ परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने आवास नोवो ओग्रियोवो पर एक निजी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की आपस में केमिस्ट्री देखी गई। उसे तस्वीरों और शब्दों के माध्यम से दुनिया ने देखा। पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे। अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यात्रा पर असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग को समर्पित एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री को परमाणु सिम्फनी भी दिखाई गई, जो VVIR 1000 रिएक्टर का एक स्थायी कार्यशील मॉडल है। ये भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मंडप में प्रधानमंत्री ने भारतीय और रूसी छात्रों के समूह से भी बातचीत की। उन्होंने छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को जानने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका उपयोग भविष्य की पीढ़ियों और संपूर्ण जगत के हित के लिए किया जा सके। इस मौके पर छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। Had an interesting interaction. They were interested in how our experiences in Moscow and Russia were, and how our education is going on over here. And it was they were interested in how we feel as students studying here in Moscow. इस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि रूस और भारत की जो दोस्ती है हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जल्दी हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगी। Today we had a wonderful opportunity to meet with our leaders, His Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, as well as the President of Russia, Mr. Vladimir Putin. We had a wonderful conversation about the life and education of Indian students at Moscow, about their welfare and their future prospects. हम बहुत खुश हैं यहाँ और हम विश करते हैं कि स्टूडेंट्स आइए इधर और पढ़िए। मैं भी तमिलनाडु से हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आई लव नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाली रही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने एक और जहां क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीति और संवाद पर जोर दिया, तो वहीं रूस से भारत को मिलने वाले सहयोग को लेकर भी आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाला रहा। इस दौरान दोनों देश 2030 तक व्यापार लक्ष्य 100 अरब डॉलर निर्धारित करने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, मानचित्र कला, ध्रुवीय अनुसंधान, निवेश, व्यापार और फार्मा के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल हैं। भारत और रूस ने प्रसार भारती और टीवी नोवोस्टी के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच वार्ता आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रही। इसमें दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र, बड़े पैमाने पर व्यापार, पूंजी संबंध, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। Agenda of discussion between the two leaders was principally economic, but also included elements relating to cooperation between the two countries in the political sphere, larger space of economic engagement covering extensively trade, capital linkages, energy, science and technology cooperation. Defense and security was also another element of the discussion, and the larger development of a situation regionally and globally. विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया। We have mentioned this in the past that while we do not have the precise indication of the specific numbers, we expect or anticipate them to be roughly between 35 to 50. A total number of Indian nationals, out of which 10 Indian nationals we have managed to bring them back to India through very active efforts on our own and also in partnership with the Russian system. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने नए प्रस्तावित पूर्वी गलियारे के बारे में बात की, जिसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी गलियारा कहा जाता है। दोनों नेताओं ने आर्थिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया। भारत में उत्पादन और किसानों की उपज से जुड़ी उर्वरक आपूर्ति के संबंध में विशेष रूप से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरेशियन आर्थिक संघ व्यापार और वस्तु समझौते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर उनका हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को वियना में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस होटल में पहुंच गए हैं जहां पर इस यात्रा के दौरान वे रुकेंगे। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के भारतवंशी वहां पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे, युवा बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हाथों में तिरंगा लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतवंशियों ने वियना पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बेहद खास दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के दौरे के बाद अपने विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। वियना पहुंचने पर, होटल पहुंचने पर भारतवंशियों ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। हाथों में तिरंगा थामे बच्चे, युवा और बड़ी संख्या में भारतवंशी लंबे समय से प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे। ये यात्रा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, तकरीबन 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतवंशियों की आतुर भीड़ ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा, बच्चे हाथों में तिरंगा थामे भारत के झंडे के साथ साथ भारतीय मूल्यों के राष्ट्रदूत के रूप में दुनिया में फैले हुए हमारे भारतवंशी, उन्होंने मोदी मोदी के नारे के साथ भव्य स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये यात्रा बेहद अहम इसलिए कि तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे और यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुंचे। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर होटल में उनका भव्य स्वागत किया भारतवंशियों ने।
वंदे मातरम और मोदी मोदी का ये गुंजायमान स्वर वियना से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण यात्रा, तकरीबन 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा है। दोनों देश साझा मूल्य और साझा दृष्टिकोण रखते हैं। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लैंडेड इन वियना, दिस विजिट टू ऑस्ट्रिया इज अ स्पेशल वन। आवर नेशन आर कनेक्टेड बाय शेयर्ड वैल्यूज and the commitment to the better planet. Looking forward to the various programs in Austria, including a talk with Chancellor Karl Lehmann, interaction with the Indian community and more. वंदे मातरम और मोदी मोदी के जयघोष के साथ भारतवंशियों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वे वियना पहुंचे। वियना के हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में वहां पर पहले से मौजूद भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वो भारतवंशी हैं जो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करते हैं। भारत के वो मूल्य जो विश्व कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, साझा हित और साझा विकास की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में तिरंगा थामे, और तिरंगा ही नहीं भारतीय मूल्यों को थामे भारतवंशियों ने बेहद गर्मजोशी से, उन्मुक्त कंठ से मोदी मोदी के जयघोष के साथ, वंदे मातरम के जयघोष के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर एक्स पर संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियना में लैंड कर चुका हूं, लैंडेड इन वियना। ऑस्ट्रिया की ये यात्रा बेहद विशेष है। दोनों देश साझा मूल्य और साझा प्रतिबद्धता रखते हैं एक बेहतर ग्रह के निर्माण के लिए। मुझे बेहद उत्सुकता है ऑस्ट्रिया के अनेक कार्यक्रमों की, साथ ही साथ चांसलर कार्ल लेहमा के साथ मुलाकात की और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। 4 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है ऑस्ट्रिया की यात्रा पर। इससे पहले जो यात्राएं रहीं वो मुख्यतः राष्ट्रपति स्तर की यात्राएं रहीं, लेकिन ये यात्रा इस मामले में भी खास है कि दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इस 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। यात्रा इसलिए भी विशेष है कि अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वो ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। बेहद सफल दौरा रूस के बेहद सफल दौरे के बाद यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं, जो कि ये बताता है कि भारत किस तरीके से अपने परंपरागत विश्वसनीय मित्र रूस के साथ साथ समस्त पश्चिमी देशों से संबंध को बेहद महत्व देता है और इन संबंधों को एक नई ऊंचाई देने की प्रतिबद्धता भी रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्तों को तलाशेगी। साथ ही साथ ये ऐतिहासिक अवसर इसलिए भी है कि द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों की स्थापना का 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह यात्रा हो रही है। भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को इससे बेहद नई ऊंचाई मिलेगी। द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात करें तो इससे पहले भारत और ऑस्ट्रिया ने स्टार्टअप ब्रिज को इस साल फरवरी में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्टार्टअप के बीच सहयोग और ज्ञान को साझा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पूरी दुनिया में आह्वान करते हैं कम मेक इन इंडिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे अनेक पश्चिमी देश जो कि विज्ञान और तकनीक और प्रौद्योगिकी के मामले में बेहद सफल और अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उनकी तकनीक और भारतीय मेधा का एक बेहतर समन्वय, एक बेहतर विश्व और बेहतर ग्रह के निर्माण के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा।
रोमांचित कर देने वाला क्षण जब विदेश की धरती पर बेहद रोमांचित कर देने वाला क्षण इसलिए क्योंकि जब विदेश की धरती पर आप सस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम की धुन सुनते हैं और वो धुन ऑस्ट्रिया के नागरिक पश्चिमी देशों के कलाकार पश्चिमी देशों में जब ये गीत गुंजायमान होता है जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, तो ये बेहद गर्व का क्षण। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम राष्ट्रगान के लिए सम्मान में खड़े होते हैं उसी तरीके से राष्ट्रगीत के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त भारतीयों की तरफ से इस अद्भुत क्षण को साक्षी बने। एक तरफ जब मोदी के नारों से पूरा होटल गुंजायमान हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्वर लहरियाँ जब होटल में बजी, जिसमें वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ये बेहद रोमांचित कर देने वाला क्षण कि किस तरीके से भारतीयता के मूल्य पूरे दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित हो रहे हैं, किस तरीके से भारतीयता की वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरी दुनिया को मुग्ध कर रही है। भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया मोदी के नारे के साथ, तो वियना के कलाकारों ने वंदे मातरम की सुमधुर धुन बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और इस समय वियना से जुड़ चुके हमारे संवाददाता गौतम अगर देखें, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं हवाई अड्डे पर, तो बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जब वियना के होटल पहुंचे तो एक तरफ हाथों में तिरंगा लिए भारतवंशी, तो वहीं दूसरी ओर बेहद सुमधुर धुन बजाते हुए वंदे मातरम का सुमधुर गान करते हुए वियना के कलाकार। कैसी गर्मजोशी, कैसा जबर स्थिति, कैसे वहाँ पर लोगों को भारतवंशियों के कैसे उद्गार गौतम? जी, काफी उत्साह था यहाँ पे, क्योंकि इतने वर्षों से इंतजार हो था कि भारत के कोई प्रधानमंत्री आएंगे। 4 दशक से ज्यादा का समय हो गया था, और वो भी ऐसे वर्ष में इसकी 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, एक तरह से भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों की। तो यहाँ पे भारतीय समुदाय जो है तकरीबन 31,000 की उनकी संख्या है। अलग अलग समुदाय जो है यहाँ पर, और काफी समय से वो परस पावड़े बिछाए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे
तो यहाँ पर एक तरह से खुशी की लहर तभी दौड़ गई जब जानकारी मिली कि उनका हवाई जहाज आ गया है, उतर गया है हवाई अड्डे पर, वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर तस्वीरें भी देखी कि कैसे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री है अलेक्जेंडर शानजर्गर ने। और इसके साथ ही काफी इंतजार चल रहा था, लोग एक तरह से कोशिश भी कर सके किसी तरह से ट्रैक कर सके कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और जैसे ही वो पहुंचे तो नारे लगना शुरू हो गए, मोदी मोदी के, और साथ में भारत माता की जय के। और हर तरह के, हर उम्र के और अलग अलग वेशभूषा में लोग थे यहाँ पर। भारतीय वेशभूषा में बच्चों के साथ काफी अच्छे से प्रधानमंत्री स्वागत हुए। किसी ने उनको एक पेंटिंग की तस्वीर दी, तो एक बच्ची ने खुशी बनाई थी, तो प्रधानमंत्री ने उसको बहुत सराहा और बच्ची से उसका नाम पूछा, कि जो कहा थी कि वो नोट कर ले उसका नाम, और उसको एक तरह से प्रॉमिस किया कि उसको पत्र लिखेंगे। एक और बच्चे से वो दिखाते हुए तो उसकी नाक को पिंच किया और सर भी थपथपाया और उसका भी नाम पूछा। हमेशा ऐसा ही प्रधानमंत्री का स्वभाव है, चाहे वो कितने भी व्यस्त हो, कितना भी उनका लंबा शेड्यूल रहा हो। हम सभी जानते हैं कि वो रशिया से मॉस्को से यहाँ आने थे, उनका ये दूसरा लेग है पूरे दौरे का, मॉस्को के बाद वियना। तो जी गौतम, एक तरह से थकते नहीं प्रधानमंत्री, कभी उनकी गति और चाल एक ही रहती है, और वही देखने को मिला। जी गौतम, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया और किस तरीके से भारतीयों के उद्गार थे। गौतम, आप बने रहें।
आह्लादित कर देने वाला दृश्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना पहुंचे, होटल पहुंचे तो भारतवंशियों ने हाथों में तिरंगा लिए भारतीय परिधान में उनका मोदी मोदी के जयघोष के साथ, नारे के साथ उनका स्वागत किया। तो वियना के कलाकारों ने, वियना के नागरिकों ने, वियना के संगीतकारों ने हमारे राष्ट्रगीत को वंदे मातरम की धुन बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये वही हमारा राष्ट्रगीत जो कि जिसे राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त है। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चों ने, जो कि भविष्य हैं, हाथों में तिरंगा थामे, युवा, महिलाएं भारतीय परिधान और भारतीय परिवेश का एहसास कराते रहे। वियना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बड़ी संख्या में भारतवंशी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इस अनमोल क्षण का साक्षी बच्चे भी बने जो अपने अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए होटल पहुंचे थे। हम तो प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़े थे और विंसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ था एंड शी वाज स्टैंडिंग एंड प्राइम मिनिस्टर केम इन और उन्होंने पेंटिंग देखा, पूछा कि ये क्या बनाया है एंड शी एक्सप्लेन कि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पेंटिंग बनाया है। मैं पूछा मैं कौन सी क्लास में, मैंने बोला सेकंड और उनमें फिर मेरा नाम पूछा। और कैसा लगा उनसे मिलकर? अच्छा। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है एंड हिज करिश्मा इज अनबिलीवेबल। और भारत और यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 12वीं बैठक अबू धाबी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सिक्योरिटी को लेकर मजबूत इसे करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई, जिसमें प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा, औद्योगिक सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान, अनुसंधान, विकास शामिल है। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहित क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी गहन विचार विमर्श किया और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद कर रहे थे। बैठक की सह अध्यक्षता यूएई के ब्रिगेडियर जनरल जमाल इब्राहिम मोहम्मद अल मजरूकी ने की। दोनों देशों की नौसेना और सेना के बीच स्टाफ वार्ता भी आयोजित की गई। भारत यूएई JDCC की स्थापना 2006 में हुई थी। तब से अब तक 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस संगठन पर लगा प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस संगठन को आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से जांच में मिले सबूतों के आधार पर लिया गया है। और अब बात करते हैं भारत में बढ़ते रोजगार की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत में 46.7 मिलियन नौकरियां और मिली हैं। RBI के आंकड़ों के मुताबिक 2023-2024 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही, जबकि 2022-2023 में ये 3.2% रही। यह निजी सर्वेक्षणों द्वारा पेश की गई संख्या से कहीं अधिक है। निजी सर्वे के आंकड़े भारत में उच्च बेरोजगारी दर की ओर इशारा कर रहे थे। RBI के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल रोजगार 643.3 मिलियन था, जबकि वित्त वर्ष 2022-2023 में ये 596.7 मिलियन था। केंद्रीय बैंक देश की उत्पादकता और रोजगार के स्तर का अनुमान लगाने के लिए सरकार के राष्ट्रीय खातों और श्रम मंत्रालय के डेटा का उपयोग करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स FII जारी किया है। RBI द्वारा जारी इस इंडेक्स में मार्च 2024 का वित्तीय समावेशन इंडेक्स 64.2 दर्ज किया गया, जो मार्च 2023 में 60.1 पर था।
आरबीआई 2021 से हर साल ये इंडेक्स जारी करता है। ये इंडेक्स भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। आरबीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक वित्तीय समावेशन के हर क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई है। आरबीआई के इस इंडेक्स में 0 से 100 के बीच अंक के आधार पर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुंच का संकेतक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 100 अंक का अर्थ संपूर्ण वित्तीय समावेशन है। ये इंडेक्स बैंकिंग सेवाओं की पहुंच, उनका प्रयोग, गुणवत्ता के आधार पर तैयार किया जाता है। एलपीजी के व्यावसायिक सिलेंडरों की फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, तेल विपणन कंपनियां एलपीजी ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी आधार पर प्रमाणीकरण कर रही हैं ताकि उन फर्जी ग्राहकों को हटाया जा सके जिनके नाम पर कुछ गैस वितरक अक्सर वाणिज्यिक सिलेंडर बुक करते हैं। यह प्रक्रिया पिछले 8 महीने से अधिक समय से चल रही है। इस प्रक्रिया में एलपीजी सिलेंडर ग्राहक को वितरित करते समय एलपीजी डिलीवरी कर्मचारी क्रेडेंशियल सत्यापित करते हैं। डिलीवरी कर्मचारी अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके एक ऐप के माध्यम से ग्राहक के आधार पर क्रेडेंशियल प्राप्त करते हैं। ग्राहक को एक ओटीपी प्राप्त होता है जिसका उपयोग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। ग्राहक अपनी सुविधानुसार वितरक शोरूम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहक ओएमसी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ओएमसी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी वितरकों के शोरूम में ग्राहक जमा नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा तेल कंपनियां ग्राहकों को आश्वस्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेस को स्पष्टीकरण भी जारी कर रही हैं ताकि किसी भी सही उपभोक्ता को कोई कठिनाई या असुविधा न हो। आईआईटी जोधपुर इस शैक्षणिक सत्र से बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी शुरू करने जा रहा है। छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से संस्थान ने ये पहल की है ताकि छात्र बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। आईआईटी जोधपुर की यह पहल संस्थान में समावेशी शिक्षा का माहौल तैयार करने में मददगार साबित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड कारों का रोड टैक्स माफ करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की पेशकश की है। इस कदम से मारुति, टोयोटा, होंडा की हाइब्रिड कारों को फायदा होगा। मारुति सुजुकी के पास ग्रैंड विटारा जैसा एक लोकप्रिय हाइब्रिड मॉडल है। पंजीकरण लागत में छूट अक्टूबर 2025 तक मान्य होगी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार यह नीति उत्तर प्रदेश में मजबूत हाइब्रिड वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देगी। देश भर में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिक्किम के मिटोगांग में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और उनकी मां धनमाया तमांग ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने सभी को अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए अपनी मां और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, कई सलाहकार और विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कारगिल युद्ध की रजत जयंती पर हिमालय की चोटियों पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाज़ों के जांबाजी के भरे किस्से आज भी ताज़ा हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया से खास बातचीत की। एयर चीफ मार्शल भदौरिया, ऑपरेशन सफेद सागर की जब हम बात करते हैं तो कितना क्रूशल था ये? ऑपरेशन सफेद सागर इस जीत के लिए बहुत ही क्रूशल था बिकॉज एयर पार से जो इफेक्ट आया हमारे इंडियन आर्मी की सपोर्ट के लिए एंड जो इंट्रूडर्स थे, जो एनिमी फोर्सेस थे, जो ऑलरेडी एंट्रेंच थे, ऑलरेडी बंकर्स में थे, हिल टॉप्स पे थे, उनको वहाँ से निकालने के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। सर, कितने दिन तक ये अभियान चला ऑपरेशन सफेद सागर और क्या चैलेंजेस थे और हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे इसमें? देखो, 26 मई को प्रैक्टिकली इंडियन एयरफोर्स का ये अभियान चला, शुरू हुआ एंड आई थिंक लास्ट जो अटैक्स टाइगर हिल पे हुए थे वो 9 जुलाई के आसपास हुए थे। 9 जुलाई को जो फाइनल अटैक्स थे, तो ये पीरियड था एंड चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स अगर बोले, चैलेंजेस बहुत थे बिकॉज टारगेट बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे था। इस ऑल्टीट्यूड पे एयरफोर्स एंड एयरक्राफ्ट की एम्प्लॉयमेंट इस रोल में, अटैक रोल में पहले की नहीं थी इन हाइट्स पे।
और इस तरह के टेरेन में। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। वहाँ टेरेन का चैलेंज होता है टारगेट एक्विजिशन का, टारगेट को टाइम पे देखना, बिकॉज टेरेन हिली होता है, हिल्स के ऊपर। एंड जब एनिमी डग इन हो, ऑलरेडी बंकर्स में हो, तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। सर कौन कौन से लड़ाकू जहाज़ों में मॉडिफिकेशन किए गए थे? जो मॉडिफिकेशन है तो मिराज में बेसिकली किए गए थे, एंड जैगुआर में इन टर्म्स ऑफ LGV किट एंड उनको टारगेट्स को पिकअप करने के लिए। क्या अग्निवीर सक्सेसफुल है, और अगर है तो किस तरह? नो देखो, भारतीय वायुसेना में अग्निवीर अब ऑलमोस्ट जो इनिशियल बैच है आने के बाद ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। तो आफ्टर ट्रेनिंग 1-1.5 साल के बैचेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड मैंने काफ़ी क्लोजली ये पूछा है यूनिट से जहाँ पे अग्निवीर डिप्लॉय हुए हैं। सारी यूनिट्स खुश हैं क्योंकि उनकी अपनी लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड लेवल ऑफ डेडिकेशन जो उनको काम दिया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। तो ये थे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जिनका ये कहना है कि 25 साल हो गए, चैलेंजेस अब भी हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना और भारतीय फौज हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। कैमरामैन प्रमोद और विमलेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-2024 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। KVIC अध्यक्ष मनोज कुमार ने आंकड़ों को जारी किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-2024 में KVIC के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा नए रोजगार का सृजन हुआ और इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त किया है। KVIC अध्यक्ष मनोज कुमार से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता गिरीश निशाना ने। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नया कीर्तिमान रचा है। क्या है ये कीर्तिमान, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार साहब। सर, किस तरह का आपने कीर्तिमान रचा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 2023-24 में बिक्री का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख करोड़ को पार किया है। 1,55,000 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा और 10 लाख लोगों से ज़्यादा रोज़गार, ये पहली बार हुआ है और ये ऐतिहासिक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 सालों के अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि पूज्य बापू की विरासत आज नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आने वाले साल में भी हम लोग इसी लगन और परिश्रम से देश के लिए काम करने का प्रयास जारी रखेंगे। वर्ष 2013-14 और अब वर्ष 2023-24 में आंकड़े क्या कहते हैं खादी के? 2013-14 का आंकड़ा 31,000 करोड़ रुपए था और 10 सालों में ये बिक्री का आंकड़ा 31,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया और ये ऐतिहासिक ऊंचाई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम ने इसको अचीव करने का काम किया। ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन किस तरह से बढ़े हैं? हमने इस साल नए रोजगार 10,17,000 लोगों को नए रोजगार देने का काम किया है और ये रोजगार 2013-14 में करीब 5.5 लाख लोगों का था। आप सोचिए 10 सालों में रोजगार में दोगुना की ये वृद्धि, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट को दर्शाती है कि कैसे वो ग्रामीण भारत के लिए काम कर रहे हैं, कैसे ग्रामीण भारत में जुड़े हुए लोगों के लिए विकास की नई नई स्कीम लेकर वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्पादन को किस तरह देखते हैं? 1,08,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 1,55,000 करोड़ रुपए की बिक्री। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पिछले 10 सालों में कहाँ 30,000 करोड़ रुपए से नीचे की उत्पादन और बिक्री और कहाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बिक्री आज 2024 में। ये बताने के लिए काफ़ी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग ने दिन रात काम करने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर खादी निरंतर आगे बढ़ रही है और नया कीर्तिमान स्थापित कर सबको बता दिया है कि खादी कहीं पीछे नहीं है। कैमरामैन राजेश रेक्की के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। BCCI के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान किया। गौतम गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद को लेकर चल रही खबरों पर विराम लग गया है। BCCI ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के नाम का ऐलान कर दिया है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गंभीर के नाम का ऐलान किया। गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। गंभीर तीनों प्रारूप में टीम इंडिया के कोच होंगे। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो गया था। द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने की खबरों के साथ साथ पहले ही गौतम गंभीर के हेड कोच बनने की भी खबरें चल रही थी। अब जय शाह ने इस बात पर मुहर लगा दी है। फिलहाल भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे दौरे पर है। इसके बाद श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां गंभीर अपनी कमान संभालेंगे। गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक ले जाने में अहम योगदान रहा है। वो भारत के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने देश के लिए 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 T20 मुकाबले खेले हैं। 42 साल के गौतम गंभीर ने 4 दिसंबर 2018 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद 2019 में गंभीर ने राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए भाजपा के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 5 साल एक राजनेता के रूप में देश की सेवा करने के बाद गंभीर ने एक बार फिर क्रिकेट का रुख किया। गंभीर ने भारत की ओर से अपना आखिरी टेस्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। गंभीर ने 58 टेस्ट मैचों में 41.95 की औसत से 4154 रन बनाए, जिसमें 9 शतक शामिल हैं। वहीं उन्होंने 147 वनडे में 39.68 की औसत से 5238 रन बनाए। वनडे में उन्होंने 11 शतकीय पारियां खेली। गंभीर ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 37 मैच में 7 अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 27.41 की रही। गंभीर ने भारत को 2007 में पहली बार T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई 97 रनों की पारी आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 तक का होगा, यानी उनकी कोचिंग में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 और 2027, T20 विश्व कप 2026 और वनडे विश्व कप 2027 खेलेगी। यानी गंभीर के सामने 3 सीमित ओवर विश्व कप और 2 ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की चुनौती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो राहुल द्रविड़ के बाद अब गौतम गंभीर होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी।